हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी के इस मंच पर। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जीएस 3 का मोस्ट एक्सपेक्टेड थीम्स। किस चीज़ की थीम्स? मेंस 2020, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे वो यूपीपीसीएस का हो। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है प्रहार ऑन मेंस। इस सीरीज़ की श्रृंखला में हमारी आज ये दूसरी वीडियो है। हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक्स जो आपको मेंस में, चाहे वो यूपीएससी का हो और पीसीएस का हो, उसमें आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए देखते हैं जीएस 3। सबसे पहले, बढ़ते रुपए की गिरावट के मायने तथा रुपए के अवमूल्यन के बावजूद निर्यात में वृद्धि क्यों नहीं। ये टॉपिक आपको तैयार कर लेना है कि आखिर रुपए की गिरावट के मायने क्या क्या हैं, यानी कि इसके कारण क्या हैं, इसके प्रभाव क्या हैं, फिर इसके अलावा इसका जो अवमूल्यन हो रहा है रुपए का, उसके बावजूद हम एक्सपोर्ट में वृद्धि क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आखिर एक्सपोर्ट हम क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि रुपए के अवमूल्यन से तो एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं बढ़ रहा है। तो ये टॉपिक आप थोड़ा तैयार कर लें। नेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमी चैलेंजेस और कोरोना, यानी कि कोविड से इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इसके प्रभाव और क्या क्या चुनौतियां हैं, प्रभाव रूपी चुनौतियां हैं, गवर्नमेंट क्या एक्शंस ले रही है, और आप अपने कुछ सॉल्यूशंस के तौर पर इस टॉपिक को तैयार कर लें। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्री 4.0, 5G टेक्नोलॉजी, यानी कि ये जो टॉपिक है डीप फेक और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, यानी कि FRT। कुल मिला के मैं आपसे कहूँ तो जो उभरती हुई तकनीक है, उभरती तकनीक, इसको आप थोड़ा सा तैयार कर लें। चाहे वो 5G का हो या डीप फेक्स का हो या फेशियल रिकॉग्निशन का हो या इंडस्ट्री 4.0 हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। ये आपका किस तरीके से रोज़गार को, इनसे किस तरीके से रोज़गार बढ़ सकता है या फिर रोज़गार पर कैसे कमी आ सकती है, ये इस तरीके से इसको एक बैलेंस अप्रोच के साथ आप तैयार कर लें। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें तो ONDC, जो आपको पता है ई कॉमर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसका लिंकेज आप इसको तैयार कर लें कि इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या चुनौतियाँ हैं और किस तरीके से ई कॉमर्स में मतलब एक फेयर कंपटीशन डेवलप होगा इससे। तो ये आप देख लें। नेक्स्ट टॉपिक, नीति आयोग कितना प्रासंगिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नीति आयोग कितना प्रासंगिक का मतलब है कि इसका महत्व क्या क्या है, इसने क्या क्या मतलब भारत के लिए 2015 से आखिर 2022 तक 7 सालों में इसने क्या दिया है। ये मतलब इसके क्या दिया है का मतलब है इसके प्रोग्राम क्या क्या हैं और आखिर इसकी सीमाएं क्या क्या हैं। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा तैयार कर लें। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं अपना GDP तथा अर्थव्यवस्था के मुद्दे, यानी कि GDP में आखिर क्या क्या इशू हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से हम ग्रीन GDP की बात कर रहे हैं और अन्य तरह की GDP में क्या क्या समस्याएं हैं, कोई नया GDP का मॉडल यानी कि न्यू मॉडल। इस डायमेंशन से आप इसको तैयार करने की कोशिश करें। देन इसके बाद MSME का सोशियो इकोनॉमिक विकास में योगदान, आप इसको तैयार करें। अब इसको MSME का सोशियो इकोनॉमिक में अगर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये रोज़गार को बढ़ावा दे रही है, यानी कि किस तरीके से महिलाओं को ग्राम स्तर पर किस तरीके से ये मतलब ओवरऑल मैं बात करूं तो योगदान क्या है इसका। योगदान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ओवरऑल इसका योगदान है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। ये आपको थोड़ा तैयार करना है। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर बात करता हूं तो GM फसलें, GM क्रॉप्स में क्या क्या इशू हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या गवर्नमेंट कर रही है, भारत में क्या स्थिति है, आखिर कौन कौन सी फसलें हैं भारत में, क्या क्या स्थिति है, और इससे किस तरीके से फूड सिक्योरिटी, यानी कि यहाँ हम देखते हैं फूड सिक्योरिटी, आखिर इससे फूड सिक्योरिटी को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक को तैयार कर लें। देन इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी कि AMR आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये किस तरीके से, कोविड में आपको पता है कि किस तरीके से दवाओं का प्रयोग बढ़ा था और दवाओं का भी हम लोग बिना डॉक्टर की सलाह से हम लोग दवाई यूज़ कर लेते हैं। तो ये भारत में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इसके प्रभाव क्या क्या हैं और इसके सॉल्यूशंस क्या क्या होने चाहिए,
और गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो आप इस तरीके से इस टॉपिक को थोड़ा तैयार कर लें। नेक्स्ट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और इसकी चुनौतियाँ। आपको पता है 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का टारगेट है, कब तक है मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। तो ये जो इकोनॉमी का जो हमारा टारगेट है, अभी हम लोग शायद पूरा ऐसे ना कर पाएँ, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत महत्वाकांक्षी टारगेट है हमारा। तो इसको हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, गवर्नमेंट इसके लिए क्या प्रयास कर रही है और हमें क्या करना चाहिए, इस तरीके से हमें इसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट, प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे और वेज कोड बिल। प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए किस तरीके से आपने देखा कोविड में प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र से वापस आए, कितनी तरह की घटनाएं उनके साथ घटित हुई। तो आखिर वो किन किन मुद्दों को फेस कर रहे हैं, क्या क्या उनके सामने चुनौतियाँ हैं और क्या सरकार उनके लिए कर रही है, और किस तरीके से वेज कोड बिल इनको हेल्प कर सकता है। तो ये आपको तैयार कर लेना है। देन इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी और क्रिप्टो करेंसी। साइबर सिक्योरिटी की अगर आप लोग बात करें तो क्या क्या इश्यूज़ हैं, आपने देखा अभी पेगासस चर्चा में था। तो साइबर सिक्योरिटी पेगासस हो या फिर साइबर सिक्योरिटी में हम लोग इसको ले लेते हैं राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। इससे लिंक करके आपको इसको थोड़ा सा तैयार कर लेना है। क्रिप्टो करेंसी की को भी आपको तैयार करना है, आखिर इसकी स्थिति क्या है, भारत में क्या स्थिति है, इसके प्रभाव क्या क्या हैं, चुनौतियाँ क्या क्या होंगी। इसकी चुनौतियों में आप लोग तैयार कर सकते हैं, कई सारे डायमेंशन से आपको इसको तैयार करना है। पॉलिटिकल चुनौती क्या हो सकती है, इकोनॉमिक चुनौती क्या हो सकती है, इकोलॉजिकल चुनौती क्या हो सकती है। इकोलॉजिकल में देखिए ऊर्जा की खपत बढ़ जाएगी, इस तरीके से इसको आपको तैयार कर लेना है। फिर इसके मतलब आपका टेररिज्म में इसका यूज हो सकता है, ब्लैक मनी में, मतलब बहुत सारे डायमेंशन है, वो आपको थोड़ा सा तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपको देखना है सेक्टर क्राइसिस। सेक्टर क्राइसिस टेक्सटाइल सेक्टर को देख लेना है थोड़ा सा, टेलीकॉम को भी आपको देख लेना है, ऑटोमोबाइल को अगर आपके पास वक्त है तो आप ऑटोमोबाइल को भी देख लीजिए, लेकिन स्पेशली आप टेक्सटाइल और टेलीकॉम इन दो को तो आप स्पेशली देख ही लीजिए कि आखिर टेलीकॉम सेक्टर किस तरीके से क्राइसिस में है और टेक्सटाइल सेक्टर किस तरीके से क्राइसिस में है। तो ये आप देख लीजिए आखिर इनमें इनकी क्या स्थिति है, क्या महत्व है, सरकार क्या कर रही है, वही बेसिक सी चीज़ें। देन इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई को आपको कि आखिर ये भारत में किस तरीके से मतलब ह्यूमन राइट्स को या फिर एक सम्मानजनक ज़िंदगी जीने के लिए, कुल मिला के मैं कहूँ तो आर्टिकल 21 निष्ठापूर्वक जीवन जीने के लिए जो फंडामेंटल राइट है उसको किस तरीके से बढ़ावा दे रहा है या दे सकता है, इसमें क्या चुनौतियाँ होंगी, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए या इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इस डायमेंशन से आपको इसको तैयार करना है। मिडिल इनकम ट्रैक में फंसते देश, यानी कि आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से देशों की पहले पर कैपिटा इनकम है जो काफ़ी बढ़ रही थी, उनकी जीडीपी बढ़ रही थी, लेकिन आज अगर आप लोग देखो आसियान देशों के अलावा क्या कहते हैं आप, जो भारत, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे जो पड़ोसी देश हैं हमारे, तो इन लोगों की आप इकोनॉमिक स्थिति को आप देख सकते हैं, वो कहीं ना कहीं मिडिल इनकम ट्रैक के शिकार हो रहे हैं, तो आपको इसको देखना है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करें WTO में विकासशील देशों के टैग पर लड़ाई। तो आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से विकासशील देशों के टैग पर लड़ाई हो रही है। लड़ाई इन द सेंस इंडिया चाइना से मतलब टैग वापसी की मांग की जा रही है बड़े देशों द्वारा, USA जैसे देशों के द्वारा। प्लस इस टॉपिक के अलावा आप इसमें बात कर सकते हैं WTO पर क्या संकट है, WTO का संकट आप देख सकते हैं, उसका महत्व देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको टॉपिक को थोड़ा सा तैयार कर लें। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो मनरेगा चुनौती, सुधार और सतत अर्थव्यवस्था। मनरेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये आपका सोशल नेट है, सोशल सेफ्टी नेट। सोशल सेफ्टी नेट के लिए मनरेगा में आखिर क्या क्या चुनौतियाँ हैं, चुनौतियों में फिर इसके बाद क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, सरकार का फंड कितना है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा इसमें देखें। देन इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो ऊर्जा में भी अगर स्पेशली आप लोग देखें तो ऊर्जा गवर्नेंस, यानी कि एनर्जी गवर्नेंस, उसका इंटीग्रेशन तथा इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है उसके कंटेक्स्ट में आप एनर्जी गवर्नेंस को आप थोड़ा सा पढ़ लें तो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा स्पेशली आप पृथक तौर पर एक नया टॉपिक है हाइड्रोजन ऊर्जा, यानी कि ग्रीन ऊर्जा यानी कि हरित ऊर्जा या ग्रीन एनर्जी कह लीजिए, तो आप इसको थोड़ा सा देख लें। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करें तो आत्मनिर्भरता को आपको किस तरीके से तैयार करना है। एक तो रक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, रक्षा का स्वदेशीकरण या रक्षा आत्मनिर्भरता, और आत्मनिर्भर भारत को किस कंटेक्स्ट में, मेक इन इंडिया के कंटेक्स्ट में। इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी कि भारत आखिर इंडिया में
किस तरीके से रक्षा का स्वदेशीकरण किया जा रहा है, रक्षा के स्वदेशीकरण के मतलब क्या प्रभाव हैं, इससे क्या क्या प्रभाव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या प्रभाव होंगे, सरकार इसके लिए क्या कर रही है। जैसे आप लोगों ने देखा अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का विलय किया गया है, तमाम और सरकार ने मतलब नेगेटिव लिस्ट, डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक नेगेटिव लिस्ट तैयार की है। तो आप लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा पता होगा, तो आप ये तैयार कर लीजिए। फिर मेक इन इंडिया को आप देखिए, आत्मनिर्भरता से अगर लिंक करके पढ़ेंगे तो आप मेक इन इंडिया के क्वेश्चन को भी टैकल करेंगे कि मेक इन इंडिया आखिर में कितना सफल रहा, आखिर में क्यों इसका मेक इन इंडिया का क्या योगदान है, कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, क्या सरकार को करना चाहिए, कहाँ हमने लैग किया या कहाँ हमने क्या पाया, वो उस तरीके से आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करें तो भारतीय कृषि एक्सपोर्ट तथा कृषि में तकनीक का रोल। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हम किस तरीके से अपना बढ़ा सकते हैं, सरकार उसके लिए क्या कर रही है और हमें क्या करना चाहिए, क्या इसमें इश्यूज़ हैं, तो आप इसको देखिए। प्लस इसके अलावा कृषि में तकनीक का रोल, तकनीक में आप लोग देख सकते हो किस तरीके से ड्रोन किस तरीके से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये तकनीक किस तरीके से, रोबोट, और स्पेशली अगर मैं आपसे बात करूं तो ड्रोन, आपको इस टेक्नोलॉजी में ड्रोन को एग्रीकल्चर से लिंक करके काफ़ी अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो देखिए दो हस्तियाँ हैं, पीसी मानलोविस और वर्गीस कुरियन। आप इन लोगों का योगदान देख लीजिए कि आखिर इनका क्या योगदान रहा है। आप लोगों को पता है कि पीसी मानलोविस का स्टैटिक्स के सांख्यिकी और वर्गीस कुरियन का आपको पता है कि जो आपका ऑपरेशन फ्लड था उसमें उनका योगदान। तो आप इसको थोड़ा सा तैयार कर लीजिए, क्योंकि पर्सनैलिटी वाइज क्वेश्चन भी यूपीएससी एक दो पूछ सकता है, क्योंकि विगत में पूछा भी है। अब नेक्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और शिक्षा का भविष्य, काफ़ी अच्छे से आपको तैयार कर लेना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, और इसका आप वोकेशनल तरीके से और किस तरीके से ये इंडिया की जो एशर रिपोर्ट है उसको किस तरीके से अच्छा कर सकता है या उसको बढ़ावा दे सकता है, यानी कि जो शिक्षा में जो इश्यूज़ हैं उनको किस तरीके से उससे समाधान की तरफ ले जाया जा सकता है। देन इसके बाद अगर हम लोग बात करें अपना नया नेक्स्ट टॉपिक, तो हमारा वन संरक्षण और पशु कल्याण, यानी कि वन संरक्षण और पशु कल्याण, यानी कि ये दोनों फॉरेस्ट राइट और आपका एनिमल राइट, ये हमें दोनों तैयार करने हैं। एनिमल राइट्स क्या क्या हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं। एनिमल राइट्स में आप लोग देख सकते हैं इनका संरक्षण भी आप लोग देख लें किस तरीके से टाइगर का संरक्षण हो रहा है। यह संरक्षण में आप लोग ने देखा कि किस तरीके से लॉइन वाला जो आपका गिर वाला इलाका है वहाँ टाइगर संरक्षण चल रहा है, चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है। आप इसको थोड़ा सा कंटेक्स्ट में, उसके कंटेक्स्ट में भी आप इसको तैयार करने की कोशिश करें। देन इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो भारत में उभरता हुआ विनिर्माण क्षेत्र, भारत में विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, आप इसको देखें कि क्या इस तरीके से क्या इश्यूज़ हैं, सरकार क्या कर रही है और क्या करना चाहिए, और इसको थोड़ा सा मेक इन इंडिया से आप लोग जोड़ सकते हैं कि आखिर मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मेक इन इंडिया किस तरीके से बूस्ट कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो देखिए FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में क्या बदलाव किया गया है और उसका क्या NGO पर प्रभाव हो सकता है, तो NGO पर क्या प्रभाव होगा, एक टॉपिक ही है। फिर जब आप इसको तैयार करेंगे तो आप NGO का महत्व, चुनौतियाँ और सरकार के प्रयास इनको मजबूत करने के लिए, या इन पर क्या एक्शन लिया जा रहा है या कमज़ोर किस तरीके से किया जा रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा NGO को भी थोड़ा तैयार कर लें। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप और महिलाएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, किस तरीके से सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, आपको इस तरीके से इसको तैयार कर लेना है। तो ये दो टॉपिक हैं, लेकिन आपको इसको एक मर्ज तरीके से आपको इसको तैयार करना है कि किस तरीके से सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप मतलब एक तरीके से ना केवल महिलाओं का बल्कि पूरे समाज का सशक्तिकरण करने में योगदान दे रहे हैं। देन इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक घरेलू काम को बेहतर करना। अब घरेलू काम को आप सभी को पता है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, ये काफ़ी चर्चाओं में रहा है कि किस तरीके से महिलाएं जो घर पे काम करती हैं उसको पेड बना देना चाहिए। तो आपको इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और किस तरीके से आप इसके सुझाव, सॉल्यूशंस आप अपने रेडीमेड तैयार रखिए, ताकि वो आपको पूरा पका हुआ माल एक साथ परोसने में जब भी आपको मौका मिले तो आप अपना पूरा परोस दीजिए। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो प्रवासी पक्षियों का घर, प्रवासी पक्षियों का घर भारत घर रहा है। आप देखते हैं कि कैसे सेंट्रल अफ्रीकन फ्लाईवे CAF का भारत का जो रूट है वो सेंट्रल अफ्रीकन फ्लाईवे में भारत पड़ता है। तो किस तरीके से
जैसे देखिए यहाँ मैं आपको मैप बना के थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे अगर आप लोग देखें तो इंडिया का जो ये इलाका है, मैप थोड़ा सा मुझे, जैसे ये वाला, तो ये जो इलाका है यहाँ से नागालैंड से आप लोग देखते हैं किस तरीके से पक्षी आते हैं। यहाँ देखते हैं आप भरतपुर में, तो आप इसको लोकेट करके मैप वाइज आप देख लीजिए कौन कौन से पक्षी आते हैं। कोल्लेरू झील है, यहाँ आते हैं। तो आप इन जगहों को थोड़ा सा आप देखिए। ये आप देखेंगे तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि किस तरीके से भारत प्रवासी पक्षियों का घर है, आखिर क्या क्या चुनौतियाँ हैं उससे, क्या किस तरीके से हम लोग उनको मतलब प्रवासी पक्षी आना कम हो गए हैं, क्या इश्यूज़ हैं। तो उस तरीके से आप थोड़ा इसको तैयार कीजिए, क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्या और क्या करना चाहिए। तो आप इस तरीके से इसको थोड़ा सा तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑपरेशन ग्रीन और ऑपरेशन फ्लड और सहकारिता का इतिहास, क्योंकि आपको पता है कि गृह मंत्री जी हैं अमित शाह, तो इस समय एक नया मंत्रालय का चार्ज भी वो संभाल रहे हैं। उस मंत्रालय का नाम मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो उस मंत्रालय की वजह से ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सहकारिता। तो सहकारिता का इतिहास आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। और सहकारिता में अगर आप लोग ऑपरेशन ग्रीन ऑपरेशन फ्लड का बात थोड़ा अंतर देखिए कि किस तरीके से ऑपरेशन फ्लड को सहकारिता ने बढ़ावा दिया, या ऑपरेशन ग्रीन में किस तरीके से सहकारिता आई या नहीं आ पाई। फिर इसमें अगर आप लोग ऑपरेशन फ्लड पढ़ेंगे तो देखिए फिर वर्गीज कुरियन आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा वर्गीज कुरियन का टच पढ़ लीजिए कि अगर उनका योगदान क्या रहा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कृषि समस्या और एफपीओ। पहले आप लोग देख लीजिए कि आखिर क्या क्या समस्याएं, क्या क्या सरकार कर रही है, क्या करना चाहिए। कृषि समस्याओं में आप थोड़ा सा एमएसपी को देख लीजिए, समस्याएं बहुत सारी हैं। कृषि ऋण को देख लीजिए, ऋण माफ़ी को, तो ये आप लोग देख लेंगे। तब इसके बाद इन सारी समस्याओं को किस तरीके से एफपीओ जो है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संघ, ये किस तरीके से कृषि समस्या को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये वाला आप थोड़ा सा तैयार कर लीजिए। देन इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए जाति जनगणना कितना ज़रूरी चर्चाओं में है, इसको आपको तैयार कर लेना चाहिए। लेकिन इसमें बस आप इतना कि पॉजिटिव क्या है, इसका नेगेटिव क्या है और सरकार का वे फॉरवर्ड है, इसका आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट नेशनल एसेट पाइपलाइन एनएपी, पीएम गतिशक्ति और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, पीएम गतिशक्ति और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनआईपी। इन तीनों का आप इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंकेज देखिए कि किस तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, सरकार ने पहले क्या मतलब एक्शंस लिए थे, और आखिर ये चीज़ें जो हैं हमारी तीनों की तीनों चीज़ें किस तरीके से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने का काम करेंगी, इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बढ़ेगा। तो इसको थोड़ा इस डायमेंशन से आप तैयार कीजिए। देन अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो हमारा टॉपिक है मिलेट्स, मोटा अनाज। मोटा अनाज आप सबको पता है 2023 ने हमारा जो यूएन है उसने 2023 को मोटा अनाज वाला वर्ष घोषित किया है। तो आखिर इसका महत्व क्या है, आखिर लोग इसको क्यों एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, आखिर इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, चुनौतियों के अलावा सरकार क्या कर रही है और इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट और सॉल्यूशंस। आप इसको इस तरीके से तैयार कर लीजिए। या फिर इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए कि किस तरीके से भारत से भूखमरी और कुपोषण की समस्या को दूर कर सकता है। तो थोड़ा लिंकेज के साथ आप इसको तैयार करने की कोशिश कीजिए। अब नेक्स्ट जलवायु संकट और समाधान तथा बढ़ता समुद्री जल स्तर, ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है। तो जलवायु संकट और समाधान को आप एक तैयार कर लीजिए कि किस तरीके से जलवायु संकट हो रहा है, कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या हैं, सरकार क्या कर रही है और इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। तो उन इम्पैक्टों पे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जलवायु संकट का इम्पैक्ट क्या है। एक इम्पैक्ट है बढ़ता समुद्री जल स्तर, इम्पैक्ट तो इसके बहुत सारे हैं। मानव पर क्या इम्पैक्ट है, मानव पर बढ़ते समुद्री जल स्तर पर क्या इम्पैक्ट है, क्लाइमेट पर क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का क्लाइमेट पर भी एक इम्पैक्ट है। तो अलग अलग इसकी डायमेंशन है। तो हर एक डायमेंशन पर या हर एक प्रभाव पर एक क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जलवायु संकट और उसके समाधान, सरकार के प्रयास, ये आप जरूर तैयार करें। नेक्स्ट इसके बाद वेटलैंड संरक्षण और तटीय संरक्षण। तो वेटलैंड संरक्षण आप जब करेंगे तो आपको रामसर की साइट्स के साथ आप थोड़ा सा देख लीजिए कि किस तरीके से कौन कौन सी साइट्स रामसर की किनारे किनारे पर हैं। तो हमें वेटलैंडों का क्यों संरक्षण करना ज़रूरी है, उसका महत्व क्या क्या है, महत्व और उनके संरक्षण में क्या चुनौतियाँ हैं, सरकार क्या कर रही है। वही पुरानी वाली अप्रोच, इसी अप्रोच पर आपको सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। क्वेश्चन आपसे किसी भी फॉर्मेट में घुमा फिरा के पूछा जाएगा,
अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, इंटरलिंकिंग अच्छी है, तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर ले जाएंगे। देन इसके बाद जलमार्ग और नदी जोड़ो परियोजना। जलमार्ग और नदी जोड़ो परियोजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो जलमार्ग और नदी जोड़ो जो परियोजना है, तो आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारा यातायात है, क्योंकि जलमार्ग जो है आपका ये पहला वाला जलमार्ग यातायात से लिंक है, तो किस तरीके से ये यातायात को बूस्ट कर सकता है। तो आखिर भारत में इसका स्कोप क्या है। स्कोप तो हमने बनाया था काफ़ी कि 101 से ज़्यादा हमने नेशनल वाटरवेज तैयार किए थे, लेकिन आखिर हम उनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर। आप लोगों को पता होगा नेशनल वाटरवेज 1 अगर हम लोग बात करें तो इलाहाबाद से हल्दिया है, आप लोगों को पता होगा। 2 की बात करें, 3 की बात करें, ऐसा करके बहुत सारे 100 से 100 लगभग 100 हमने नेशनल वाटरवेज बनाए थे। आखिर उनका हम लोग क्यों यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, किया है तो कितना किया है, अन्य देशों की क्या स्थिति है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट इसमें नदी जोड़ो परियोजना टॉपिक है। नदी जोड़ो परियोजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो नदी जोड़ो परियोजना का आखिर महत्व क्या है, इससे क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, सरकार को क्या करना चाहिए, वे फॉर सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड, तो वो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। फिर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। सेमीकंडक्टर का अगर हम लोग बात करें, देखिए भारत सरकार ने भी इसके लिए अच्छा खासा पैकेज अलॉट किया है। तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति क्या है, यानी कि देशों की स्थिति, आप इसको देखिए थोड़ा, देशों की स्थिति क्या है, देशों की स्थिति के अलावा इसका महत्व क्या क्या है। भारत की स्थिति जब आप जान लेंगे तो भारत में इसके लिए सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, सरकार क्या प्रयास कर रही है, यानी कि आप देखेंगे कि किस तरीके से सप्लाई चेन्स रेजिलेंस SCRI जो इनिशिएटिव था वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों की वजह से तो है कि सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है ताइवान चाइना पर जो डिपेंडेंट है, तो उससे कहीं ना कहीं अपनी सप्लाई चेन्स को रेजिलेंस क्रिएट करने के लिए खुद के सेमीकंडक्टर डेवलप किए जाएँ, माइक्रोचिप्स डेवलप किए जाएँ, तो आप उसको थोड़ा सा तैयार कीजिए। देन इसके बाद चार्टर सिटी और भारत में उसकी संभावनाएं। देखिए नया टॉपिक है जो चार्टर सिटी है, वो काफ़ी नया टॉपिक है तो पुराना, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है। चार्टर सिटी आखिर क्या है, इसका क्या स्कोप है, स्कोप के अलावा इसकी क्या क्या चुनौतियाँ हैं। स्कोप में आप लोग इसकी पॉजिटिव चीज़ें कवर कर लेंगे और चुनौतियों में नेगेटिव चीज़ें, और सरकार को क्या करना चाहिए और सरकार क्या कर रही है और इसके सॉल्यूशन क्या हैं। इस तरीके से आप इसको पूरा बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके से पूरा अपना GS 3 का जो मैंने टॉपिक आपको बताएं, आपको मैं ये नहीं कहता कि ये सारे टॉपिक आपको वहाँ मिल जाएंगे, लेकिन इन टॉपिकों के आधार पर जब आप ये सारे टॉपिक तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत हद तक आपको बहुत मदद मिलने वाली है। और ये चीज़ आप तब फील करेंगे जब आप CSM 2020 दे करके जब आप अपना बाहर आएंगे, शाम को देखेंगे, ठंडे दिमाग से सोचेंगे, या फिर पेपर में ही आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों ने क्या बात की थी और आखिर पेपर किस डायरेक्शन में हमें ले जा रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक्स या जो थीम है, ये थीम आपको एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ लेके जाएंगी और आप इनको इस एंगल से थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स इसमें से पढ़ लिए होंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इसको थोड़ा सा देखिए, इस पर काम करिए। फिर आप लोग मुझे अपने कमेंट सेक्शन में अपना पेपर के बाद राय बताइए, या फिर जो लोग नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी पेपर के बाद एनालाइज कीजिए कि आखिर हमने क्या बताया था और क्या आया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग हाजिर होंगे GS 4 की वीडियो के साथ बहुत जल्द। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।